हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 5th है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.8 करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, एक्सरसाइज समझने से पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हम क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में दो थ्योरम की बात करेंगे, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो वन बाय वन इनको हम समझते हैं कि क्या है ये थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट तो रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से लेके आर तक, आर मतलब रियल नंबर, क्लोज इंटरवल ए बी यानी जैसे क्लोज इंटरवल 1 2 हम 1 से 5 अगर हम बोलें तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो ये एंड पॉइंट होते हैं ये भी शामिल होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये पॉइंट को बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल 1 से 5। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है जो क्लोज इंटरवल ए बी से लेके आर तक, अगर एक फंक्शन एफ हमें दे दिया, ठीक है, और एक कंडीशन इस फंक्शन के बारे में क्या दे दी कि जो ये क्लोज कंटिन्यूस है, ये फंक्शन किस पर कंटिन्यूस है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, यानी इसकी जो डोमेन दे रखी है इस पर ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये रेंज होती है। रेंज इसकी क्या है, रियल नंबर है। डोमेन इसकी क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो और एक कंडीशन ये अगर ये फुलफिल करता है कि ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है, और दूसरी क्या करता है कि ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी मतलब ए बी के बीच में जितने भी, जैसे हमने माना 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, उन पर डिफरेंशिएबल है। इस पर जो एंड पॉइंट है इन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन वैसे भी एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो तब क्या होगा अगर ये इन कंडीशंस को फॉलो करता है। और एक और कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि इस फंक्शन की एंड पॉइंट पर वैल्यू, यानी फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की जो एंड पॉइंट क्या है बी पर वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशन को फुलफिल करता है तो क्या होगा, कोई एक पॉइंट होगा सी जो बिलोंग करेगा किससे, सी किससे बिलोंग करेगा, इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी होगा जिस पर इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इस पॉइंट का सी पर तो वो 0 आएगा। ये कहती है रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो कोई फंक्शन, फिर से समझो, देखो कोई फंक्शन हमें दे रखा है ये, जिसकी डोमेन ये है और रेंज ये है, और वो कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है किस पर, इस ओपन इंटरवल पर, और इसके एंड पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो कोई पॉइंट सी पॉइंट होगा इसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी होगा जिस पर उस सी पर अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी पहले तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो भी फंक्शन दे रखा होगा, और फिर उस पर जो सी पॉइंट अगर हम पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं। देखो, जैसे कोई फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें क्या दे रखा है, देखो एक बार रुको, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमें दे रखा है x² + 2। ठीक है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये तो हमें पता है कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते थे, या तो ग्राफ की हेल्प से चेक करते थे या लिमिटिंग वैल्यू देखते थे। अगर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उसके उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता था। तो इस टाइप के फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, हमें पता है। ठीक है, और इसमें ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये फंक्शन हमें दे रखा है, ये एग्जाम्पल नंबर 42 है हमारी एक्सरसाइज का। ठीक है, ये फंक्शन हमें दे रखा है एंड ए हमें दे रखा है -2 और बी हमें दे रखा है 2, यानी ए बी क्या है, ये इंटरवल ही तो ए बी है, यानी कि ये क्या दे रखा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल -2 से 2, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ऑन किस पर, ओपन इंटरवल -2 से 2 पर, वो ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या होगी कि इसकी एंड पॉइंट्स पर वैल्यू देखो। अब एंड पॉइंट्स क्या है, -2 है और 2 है, तो फंक्शन की -2 पर वैल्यू क्या होगी,
पुट करो यहाँ पर x की जगह -2 का स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये +2 = 6। अब फंक्शन की किस पर वैल्यू देखेंगे, 2 पर वैल्यू देखेंगे। 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो 2 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर 4 +2 कितना आया 6। तो देखो एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है 6 यानी f - 2 = f2 इक्वल है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो एक ऐसा पॉइंट होगा C जो बिलोंग करेगा किससे, -2 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, सच दैट जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका C पर तो वो 0 आएगा। तो पहले हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे फंक्शन का। जब फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 जो हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, तो ये हो गया 2x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए यानी = 0 होना चाहिए। ये 2x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है यही c की वैल्यू है, यही क्या है c की वैल्यू है। ठीक है, क्यों है c की वैल्यू, देखो ये रोल्स थ्योरम ये कहती है कि कोई c पॉइंट होगा जो -2 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, या इसके अगर जनरल फॉर्म में लेंगे तो कोई c पॉइंट होगा जो a से b के बीच में बिलोंग करेगा और उसके उस पॉइंट पर c पॉइंट पर उसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला, डिफ्रेंशिएशन इसका कितना आया 2x आ गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो पॉइंट हमें C चाहिए, तो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी उस पॉइंट पर डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमने डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, अब 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना वही क्या है उस पॉइंट C की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 0, तो यहाँ पर फंक्शन 0 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू है 0 है। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है C। अब देखो 0 -2 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, -2 से 2 के बीच में आ रहा है 0। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट पर इस फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये तो हो गई एग्जाम्पल की बात। अब इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं इस थ्योरम को। ठीक है, इस थ्योरम को अगर हम ग्राफिकली समझेंगे तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम आगे करा देंगे। देखो थ्योरम क्या कह रही है कि कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है a से b पर। तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ग्राफ से हम कैसे समझेंगे, अगर उसका ग्राफ बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर ले रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस है, मान लिया ये ग्राफ है। तो देखो यहाँ कोई पॉइंट मान लिया a है और यहाँ कोई पॉइंट मान लिया b है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल है एट a एंड b, यानी a पॉइंट ये है और b पॉइंट ये है। ठीक है, इन पर ये क्या है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कब होते हैं फंक्शन, जब किसी का भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ हमारा ऐसा आता है कि कोई भी ऐसे कर्व ऐसे ना आए उस ग्राफ में। ठीक है, तो वो ग्राफ डिफरेंशिएबल समझा जाता है, यानी उन पॉइंट्स पर वो ग्राफ यानी ऐसा ग्राफ जिस पर हम हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकें, वो ग्राफ डिफरेंशिएबल होता है उन पॉइंट्स पर। ठीक है, और अब देखो इस पॉइंट पर भी इसकी फंक्शन की वैल्यू fa और इस पर ये वैल्यू fb, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों देखो ये पॉइंट सेम ही है, तो यहाँ से fa = fb है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब c कोई ऐसा पॉइंट होगा, मान लिया c कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर उसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें ये टेंजेंट, अगर यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का स्लोप ऑफ हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइज में नहीं क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन का एट दैट पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका स्लोप है टेंजेंट का, ये कितना है साफ दिख रहा है हमें 0 है। टेंजेंट का स्लोप 0 कब होता है, जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यानी इसका झुकाव, इसका स्लोप इस टेंजेंट का कितना है 0 है, तो इसका टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ 0। यहाँ पॉइंट क्या है c है, तो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा f' और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 0। तो रोल्स थ्योरम यही बोल रही है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है इन पॉइंट्स के बीच में, तो एक
कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होने का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि उस फंक्शन पर, उस पॉइंट पर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता ही क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट है। ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लासेज में पढ़ाई है ना कि कोई भी अगर कर्व है, कोई भी कर्व मान लिया, तो इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, तो इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पर, ये मान लिया कोई भी पॉइंट है, ई पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पर इसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ये सी पॉइंट ए की होगा, जैसे कोई इंटरवल ए भी दे दिया उसके बीच में जरूरी नहीं एक ही पॉइंट सी होगा, एक से ज़्यादा भी ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिन पर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आए। जैसे अगर हम ग्राफ को इस टाइप से ड्रॉ कर दें, ग्राफ को अगर हम इस टाइप से ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, जीरो है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, और यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, जीरो है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर जीरो है तो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट भी जीरो ही होगा। और यहाँ पर मैं मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट सी डैश है, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम जो रोल्स थ्योरम पढ़ी है हमने उसी का एक्सटेंशन है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन है, मान लिया अगर कोई फंक्शन है एफ ए से बी पर, क्लोज इंटरवल ए से बी से लेके रियल नंबर तक, यानी डोमेन ये है और रेंज ये है। ठीक है, तो और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब जो रोल्स थ्योरम में थर्ड कंडीशन थी ना कि उसके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस फंक्शन की सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम हो फंक्शन की या ना हो, तो इसके केस में क्या होगा, एक कोई ऐसा पॉइंट सी होगा जो बिलोंग करेगा ए बी से, और उस फंक्शन की उस फंक्शन के डेरिवेटिव की उस पॉइंट सी पर, फंक्शन के डेरिवेटिव की उस पॉइंट सी पर वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो ये इसमें जो थर्ड कंडीशन थी रोल्स थ्योरम में कि उसकी एंड्स पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है, वैल्यू सेम हो या ना हो। ऐसा एक पॉइंट होगा सी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर करेंगे उस पॉइंट पर तो वो इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन कैसे है, ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हो या ना हो, इक्वल हो या ना हो, ये मतलब जो सी पॉइंट है वो इस टाइप से होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस मान के चलते हैं कि ये दोनों एफ एंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू इक्वल पुट करते हैं तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, यानी एफ बी और एफ ए इक्वल है, तो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, जीरो, और बी माइनस ए, तो ये क्या आ गई, जीरो। तो देखो ये रोल्स थ्योरम ही आ गई। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम ही आ गई जब ये दोनों इक्वल हैं, और जब इक्वल ना है तो ये है ही, मतलब इक्वल हो या ना हो कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, इसका बाद में एग्जाम्पल समझेंगे। मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई फंक्शन मान लिया जो ए से बी पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब इसकी ये ज़रूरी नहीं कि एंड पॉइंट्स पर मान लिया इनकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ कोई पॉइंट ए मान लिया हमने, ए पॉइंट, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एफ ए, ये एफ ए है, ये इधर एफ ए है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो हम जीरो और एफ ए, ये पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, ए, और वाई एक्सिस का क्या है, एफ ए। अब यहाँ कोई पॉइंट मान लो, यहाँ कोई पॉइंट है बी, तो यहाँ से
ये पॉइंट क्या हो जाएगा एफ बी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बी और एफ बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कोई हम पॉइंट मान लेते हैं सी, ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमने मान लिया ये टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट, इसका स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इसका ये टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर इसका जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी वही, यही तो इसका स्लोप होगा। स्लोप क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू। ठीक है, ये स्लोप आ गया। अब देखो, अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, ये तो ये जो लाइन बनी है, ये जो कोड बनी है, ये इसके पैरेलल है। ये दोनों देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस के जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का तो स्लोप हमें पता है कि क्या है, ये है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट अगर हमें गिवन हो, क्लास 11 में हमने पढ़ा था, दो पॉइंट अगर हमें गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट, ये कोई लाइन है, इसका पॉइंट x1 y1 हमें दे रखा है, ये x2 y2 हमें दे रखा है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं इस लाइन का, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऐसे ही निकालते हैं। इसमें y2 क्या है, fb, और y1 क्या है, fa। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा fb माइनस fa डिवाइडेड बाई x1 क्या हो जाएगा, सॉरी x2 b, और x1 क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो ये इसका आ गया स्लोप। अब देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है, और पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एफ डैश सी किसके इक्वल आ गया, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यही क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन, ये फंक्शन हमने लिया था, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि कॉन्टिन्यूस ये ड्रॉ हो रहा है ग्राफ, और डिफरेंशिएबल है क्योंकि हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई पॉइंट सी है जिसका डेरिवेटिव अगर हम उस पॉइंट पर करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है इन द इंटरवल 2 से 4 तक। ठीक है, तो पहले तो देखो कि फंक्शन ये है, तो ये हमारा कौन सा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस होता है और इन पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, सो हम लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 2 से 4 तक। ठीक है, और जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 से 4 तक। ठीक है, अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई पॉइंट सी ऐसा होगा कि उस पर फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए आएगा। ठीक है, तो हमें ये सी पॉइंट हमें बताना है। तो एफ बी और एफ में ए निकाल लो पहले। तो बी यहाँ क्या है, यहाँ बी क्या है 4 है और ए क्या है 2 है। तो एफ बी क्या हो जाएगा, फंक्शन में अगर हम F4 क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा, फंक्शन में 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और F2 क्या हो जाएगा 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखो एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे अब इसका, यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो वो कोई पॉइंट हम मान लेते हैं सी पॉइंट है, लेट सी बी एनी पॉइंट, सी कोई पॉइंट मान लेते हैं सच दैट जो सी बिलोंग करेगा किससे 2 से 4 से। ठीक है, और उसके एफ डैश सी किसके इक्वल आएगा, F4 माइनस F2 बाई 4 माइनस 2। ठीक है, अब देखो
एफ डैश सी। अब एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स 2x है, एफ डैश एक्स 2x है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह सी पुट कर दो, एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 2c, क्योंकि एफ डैश एक्स 2x है तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c। 2c इज इक्वल टू एफ फोर कितना है 16 और एफ टू कितना है 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2c इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12/2, ये हो गया 6। ठीक है, तो 2c इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 3। तो c एक पॉइंट है 3 जिस पर फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल इस टाइप से। ठीक है, सो हम लिख देंगे सो c इज इक्वल टू 3 जो बिलोंग कर रहा है किससे, 2 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में ही आता है 3। एंड एफ डैश सी किसके इक्वल है, एफ डैश सी किसके इक्वल है, एफ डैश सी इक्वल है, एफ डैश सी किसके 2c के इक्वल है ना, और एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है, या यहाँ से भी देख सकते हैं हम एफ डैश सी, क्योंकि 16 माइनस 4, 16 माइनस एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 16 माइनस 4/4 माइनस 2 जो 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस एक्स, और इंटरवल दे रखा -4 से 2 पर। ठीक है, देखो तो अब देखो ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल पर। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल -4 से 2 पर, एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल -4 से 2 पर। ठीक है, अब देखो अब एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं फंक्शन की। एंड पॉइंट्स पर जब इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, यानी कि फंक्शन की एंड पॉइंट क्या है -4 पर वैल्यू देखेंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8 और ये -8, तो कितनी आई वैल्यू 16 और -8 -16 इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन की दूसरा एंड पॉइंट क्या है 2 पर वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 2 इंटू 2 4 और -8, 4 प्लस 4 8 -8 इज इक्वल टू 0। यानी इसकी एंड पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है, यानी फंक्शन की -4 पर वैल्यू और फंक्शन की -2 पर वैल्यू, यानी कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड एंड कंडीशन थर्ड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो सी कोई ऐसा पॉइंट होगा, सी कोई ऐसा पॉइंट होगा, सो देयर विल बी एनी पॉइंट, देयर विल बी ए पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा -4 से 2 पर, सच दैट कि अगर उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू सी पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो पहले तो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉइंट सी पर 0 है, तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे, x की जगह अगर हम c पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2c प्लस 2, और ये कितना दिया गया है 0 दिया गया है। अगर हम फंक्शन की
डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना आया है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमारा ये आया है। ठीक है, अब हम क्या करें, फंक्शन में x की जगह c पुट करेंगे तो क्या आएगा 2c+2, और c जो पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, 0 आनी चाहिए, 0। तो यहाँ से 2c+2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2/2 यानी -1। तो c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू आ गई -1, जो बिलोंग कर रहा है किससे, किस में बिलोंग करना चाहिए, -4 और 2 के बीच में। तो -4 और 2 के बीच में -1 बिलोंग करता है, क्योंकि नंबर लाइन पर 0 1 2 -1 -2 -3 और इधर -4। तो देखो -4 से और 2 के बीच में -1 भी है, ये रहा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ये फंक्शन। लास्ट में लिख देंगे हम रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जामिन द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। अब देखो हमें बतानी ही दे रखी, 3 पार्ट दे रखे क्वेश्चन नंबर थर्ड के, तो हमें बताना है कि इन पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं है। तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होने के लिए 3 रूल है कि वो क्लोज इंटरवल, जो भी हमें इंटरवल दे रखा है, जैसे इसमें 5 से 9 है, इसमें -2 से 2 है, इस पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और ओपन इंटरवल जो भी जैसे -2 से 2 है, इसका ओपन इंटरवल कर देंगे, उस पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू जैसे इसमें -2 और 2 पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या 5 पर और इसकी फंक्शन की 9 पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है फंक्शन, तो कोई सी पॉइंट होगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल, जैसे इसमें लेंगे तो 5 से 9 के बीच में, सच दैट कि फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। तो ये कंडीशन देख लेंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं करेंगे तो वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन और एक्स की वैल्यू यानी किस किस इंटरवल पर दे रखी है, 5 से 9। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, किस पर, इसके एंड पॉइंट्स पर ही कॉन्टिन्यूस नहीं है। हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है इसके बारे में डिटेल में कि ये फंक्शन एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती। सो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कैसे नहीं है, कैसे कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करते हैं, उसके लिए आप एक्सरसाइज 5.1 करें, क्योंकि उसमें हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर रखी कि फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं, कैसे नहीं। इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 5 से 9। इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इन पर्टिकुलर जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उस पर ही ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। इन पर्टिकुलर, या अगर इतना लिख देंगे तो भी सही है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 5 से 9। ठीक है, अब देखो इसके एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू देखो, ये फर्स्ट कंडीशन होगी रोल्स थ्योरम की। सेकंड अगर देखें, यानी इसके एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू देखें, 5 पर कितनी वैल्यू होगी, इसमें 5 रखेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, और 9 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 रखेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या क्या मतलब होता है कि अगर पॉइंट्स में इसके अंदर जैसे पॉइंट में कुछ वैल्यू दे रखी हो ना, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना उसकी वैल्यू ये उठा लेता है। जैसे देखो 1.2 किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2 है, तो ये 2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस टाइप से इसकी मतलब ये पॉइंट्स में वैल्यू नहीं देता। अब ये पूरे के पूरे इंटीजर है तो इनकी वैल्यू तो ये सेम ही दे देगा। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू यानी इसके एंड्स पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी मतलब इनवैलिड हो गई जो रोल्स थ्योरम की थी। अब थर्ड कंडीशन अगर देखें कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ये डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 5 से 9। ठीक है, 5 से 9 पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो पहले तो इसको चेक करने से पहले तो इसका मतलब समझो कि इस फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे देखो फंक्शन अगर हमें इसकी वैल्यू दे दे 5.45, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसके बाहर क्या लिखेंगे। अब देखो 5.45 किस किस के बीच में, 5 और 6 के बीच में है,
5.45, ठीक है। 5.45 किस किस के बीच में, 5 और 6 के बीच में। तो इसके पास इससे जो छोटा नंबर होगा, ये 5 और 6 में से जो छोटा नंबर होगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेट हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, लेट एन बी एनी इंटीजर जो सच दैट एन किससे बिलोंग करेगा, इसके जो ओपन इंटरवल है इसके बीच में हमने एन कोई भी इंटीजर मान लिया, ठीक है। अगर ये एन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इस पर ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि एन किससे बिलोंग कर रहा है, इसी से तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखेंगे हम एन पर, यानी लिमिट एक्स की वैल्यू टेंड्स टू एन नेगेटिव वाली, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो एफ एन माइनस फंक्शन की वैल्यू एन पर, सो जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। अब जैसे इस टाइप से अगर दे रखा हो एन, तो हम कैसे लेते हैं, एच को इंट्रोड्यूस करते हैं। एच कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, लेट एच टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो के ही आसपास का कोई नंबर है, सच दैट कि जो x है, x किसके इक्वल हो जाता है, n प्लस एच के इक्वल। x को n प्लस एच के इक्वल पुट कर देते हैं, उससे कि h छोटा सा ही कोई नंबर है। ये हमने पिछली मतलब लिमिट्स डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की केस में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ n प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एन बाई एच, ठीक है। तो अब देखो h क्या है, नेगेटिव करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लेके हम चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो h नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ मान लिया जीरो है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जीरो को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ जीरो के आसपास कोई वैल्यू, तो यहाँ जीरो के आसपास वैल्यू कोई नेगेटिव ही होगी ना। जीरो के यहाँ कोई आसपास वैल्यू -0.99 ऐसे ही तो कोई होगी, ठीक है। -0.0001 ये वैल्यू मान लो, यहाँ जीरो के आसपास कोई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर फंक्शन की में पुट करेंगे तो एन एच की वैल्यू जीरो के इधर नेगेटिव में आसपास कोई वैल्यू है, तो यानी यहाँ कोई 0.001 फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ एफ एन है ही डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब देखो एच में से कुछ हमने माइनस किया है, एच में से हमने कुछ माइनस किया है, यानी कि सॉरी यहाँ एन है ना, एन में से हमने कुछ माइनस किया है। अब फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करो, एन माइनस 0.01, और यहाँ हो जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एन, और यहाँ है एच, ठीक है, यहाँ है एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जब कोई भी ऐसे हो 2 माइनस 0.001, 2 माइनस 0.001, तो वो क्या आ जाएगा 1.999 कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ भी लगा लो। जैसे 5 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.001 तो वो क्या आएगा 4.999 कुछ ऐसा, 4.099 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करें तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, 4.99, 4 और 5 के बीच में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 4 वैल्यू आ जाएगी, जो छोटा है 4 और 5 में से, तो इसकी वैल्यू क्या आई 4 आई, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर देखो अब ये है n माइनस 0.001, तो अगर हम यहाँ मान के चले n है, यहाँ मान के चले n है, ठीक है, n में से हमने कुछ माइनस किया, n में से हमने कुछ माइनस किया, जैसे हम 5 मान के चल रहे थे, 5 माइनस 0.001 किया, ठीक है, तो उसकी 4.09 कुछ वैल्यू आई, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम करेंगे तो 4 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 9 मान के चलें तो 9 में से -0001 करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई 8.99, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो क्या आएगा 8 वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर n हम जितना ही मान के चल रहे हैं, n अगर हमने 5 माना तो वैल्यू कितनी आई 4, n की जगह अगर हम 9 मान रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 8, यानी एक कम होके वैल्यू आ रही है। अब यहाँ n है तो एक कम होके वैल्यू क्या आएगी n-1, ठीक है, और n का n ही आ जाएगा, यहाँ से n का n ही आ जाएगा बाई h, ठीक है, h की जगह। अब ये n से ये कैंसिल, या लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव -1/h। एच की जगह अगर जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/0, जो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर देखेंगे तो सेम ऐसे ही करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एन प्लस एच माइनस एफ एन बाई एच। ठीक है, अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एन प्लस एच करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच माइनस एन बाई एच। अब देखो एच राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, यानी जीरो को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। जीरो को जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ जीरो के राइट साइड में कोई वैल्यू होंगी या इधर 1 है, जीरो के इधर आसपास कोई वैल्यू होंगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होंगी 0.001 कुछ। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होएगा, ऐड होएगा एन प्लस, जैसे कुछ भी मान के चले हम 0.001 मान के चले। ठीक है, 0.001 मान के चलेंगे। ठीक है, और इधर एन और ये एच। ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ये समझने के लिए, ये लिखना नहीं है, ये समझने के लिए है। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर हम मान के चले 2 और उसमें 0.001 करें और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो 2 किस किस के बीच में है, 2 और 3 के, 2.001 किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और इनमें से छोटा क्या है 2, यानी 2 वैल्यू आई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करें 6.0001 तो ये देखो 6.001 किस किस के बीच में, 6 और 7 के बीच में, इसमें छोटा क्या है 6, यानी कि जो हम यहाँ ले रहे हैं ना, ये जो हम यहाँ ले रहे हैं 2 ले लिया, 6 ले लिया, यानी कि 2 में अगर हमने 0.001 ऐड किया तो 2.001 हुआ, 6 में 0.001 ऐड किया तो 6.001 हुआ। तो जो वैल्यू हम n की ले रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर जब कर रहे हैं, तो यहाँ n की जो n है वही आउटपुट आ जाएगा n। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर लिमिट हम पुट करें h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव तो यहाँ आया n और इधर आ जाएगा n बाई एच। n माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो, n माइनस एन क्या हो जाएगा, 0/h करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इसकी कितनी आई, 0 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी नहीं है, और इसकी एंड पॉइंट्स पर वैल्यू भी सेम नहीं है, और इसकी ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही समझाना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वैल्यू दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, यानी जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो जीरो के लेफ्ट साइड में 0.001 कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो n में से हम अगर n प्लस एच है, h की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हम जीरो, h क्या है, जीरो को ही अप्रोच कर रहा है जो कि नेगेटिव साइड से कर रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, जैसे n माइनस 0.001। ठीक है, तो इसमें से n में से अगर हमने 0.001 कुछ माइनस किया है, n को जैसे हम 5 लेके चलें, उसमें से 0.001 कुछ हमने माइनस किया तो 4.99 कुछ वैल्यू आ गई। तो 4 और 0.99 किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में, इसमें छोटा क्या है 4, तो 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं तो यहाँ जो n है, जो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा तो एक कम होके वैल्यू दे रहा है n-1, और जब राइट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं तो यहाँ जो n पुट कर रहे हैं वही आउटपुट आ रही है, क्योंकि यहाँ हमने जीरो को राइट साइड से अप्रोच किया, जीरो को राइट साइड से, जैसे 0.001, और किसी भी n में, जैसे फॉर एग्जांपल 4 में अगर हम 0.001 ऐड करेंगे तो 4.001 हो जाएगा। ये किस किस के बीच में है, 4.001, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 4 और 5 के बीच में, इसमें छोटा क्या है 4, तो क्या वैल्यू दे देगा, 4 दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी सेम है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें बस ये वैल्यू अलग दे दी, ये इसकी मतलब जो इंटरवल है उसकी वैल्यू अलग दे दी। तो कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो सेम लिखेंगे, और इसमें बस एक चेंज हो जाएगा कि फंक्शन की f2 पर वैल्यू कितनी रहेगी, -2 ही रहेगी, और फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू चेंज होगी जैसे हमने किया ना अभी, ये जो क्वेश्चन किया है इसमें ये इतना पार्ट सेम रहेगा, बस लिमिट को चेंज कर दो, इसमें लिमिट की जगह क्या कर दो, -2 से 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, -2 से 2 कर देंगे। ठीक है, बस ये पॉइंट चेंज हो जाएगा,
यहाँ फंक्शन की वैल्यू -2 पर और फंक्शन की वैल्यू 2 पर चेक करेंगे, जो कि 2 ही आएगा, -2 ही आएगा, और ये क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि फंक्शन की वैल्यू -2 पर इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2 पर। ठीक है, बाकी का ये आगे डिफरेंशिएबिलिटी वाला सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस तो है। ये डिफरेंशिएबल फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल 1 सॉरी कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 1 से 2 पर, और डिफरेंशिएबल है 1 से 2 पर ओपन इंटरवल, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी एंड पॉइंट्स पर वैल्यू देखो। फंक्शन की वैल्यू एट 1 पर कितनी होगी, 1 का स्क्वायर -1 यानी 0, और फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर कितनी होगी, 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2। सो ये फंक्शन ये क्या होगा, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम की एक कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन, वो इसने सेटिस्फाई नहीं की, फर्स्ट दो तो सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ फंक्शन दे रखा है -5 से 5 क्लोज इंटरवल इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f' डज नॉट वेनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट। ये क्या दे दिया, ये दे दिया कि f' मतलब नॉट वेनिश मतलब खत्म नहीं हो रहा है, यानी f' इज नॉट इक्वल टू 0, कहीं पर भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पर उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो रोल्स थ्योरम तो क्या कहता है कि सी कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर अगर हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि जिस पर उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो हमें क्या शो करना है कि इसके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपली हमें क्या बोल रहा है कि ये सिंपली ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो हमें ये शो करना है। ठीक है, देखो देखो कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन कहाँ से, -5 से 5 और रियल नंबर तक। ठीक है, रेंज है रियल नंबर। अब देखो क्या दे रखा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो जरूरी नहीं कि हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये पक्का है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। ठीक है, गिवन क्या है, जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन -5 से 5। ठीक है, -5 से 5। सो f विल बी कॉन्टिन्यूस ऑन -5 से 5 बिकॉज, रीजन लिख देंगे, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली। अब आगे देखो, बाय मीन वैल्यू थ्योरम अगर हम देखें, बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट करेगा ए पॉइंट। मीन वैल्यू थ्योरम में तो ये दो कंडीशन ही चाहिए ना, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस भी हो। देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी सच दैट सी बिलोंग करेगा -5 से 5, और उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट सी किसके इक्वल होगी, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट सी किसके इक्वल होगी, उसके एंड पॉइंट, यानी f5 बाई 5 माइनस क्या, -5। b माइनस ए, बी क्या है 5 और a क्या है -5 है। ठीक है, ये माइनस माइनस में कन्फ्यूज नहीं होना, ये तो b ये माइनस और a क्या है -5 है। ठीक है, अब देखो, अब करो f' क्या आएगा, f5 माइनस f -5, 5 माइनस -5 क्या हो जाएगा, 5 + 5 जो कि 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 f' कितना आया, f5 माइनस f -5। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन ये भी है, गिवन दैट
एफ डैश एक्स यानी इज नॉट वेनिस, वेनिस मतलब ख़त्म होना, जीरो होना, ठीक है, एनीवेयर। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश सी, एफ डैश एक्स कहीं भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट रख लो एक्स की जगह, अगर हम सी भी रखेंगे ना तो भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, सी भी रखेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा। अब अगर एफ डैश सी ये ज़ीरो नहीं है, ये टर्म जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, सो टेन एफ डैश सी अगर जीरो नहीं है तो ये भी जीरो कैसे होगी। अगर कोई क्वांटिटी जैसे हमने मान लिया 2 × x है और हमें बोल दे x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 2x भी नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा, ठीक है। 2x जीरो कब हो सकता है, जब x जीरो होगा तभी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो 10 एफ डैश भी जीरो नहीं होगा। अब ये साइड इसके इक्वल है, ये अगर जीरो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो नहीं तो राइट हैंड साइड जीरो कैसे होगी। अगर 2x इज इक्वल टू हमें मान लिया दे रखा है 4y, ठीक है, और अगर हमें बोल दें कि 2x इज नॉट इक्वल टू जीरो तो 4y जीरो कैसे हो जाएगा, ठीक है। सो f5 माइनस f-5 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से f5 इज नॉट इक्वल टू f-5। ये दोनों टर्म जीरो कब होती हैं, दो टर्म जीरो कब होते हैं, x माइनस वाई जीरो कब होगा, जब क्या हो, ये दोनों सेम हो। दो टर्म जीरो तभी तो होंगी जब सेम हो, सेम चीज़ में से सेम माइनस होगी तभी तो जीरो होंगी। ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो नहीं है इसका मतलब ये दोनों सेम भी नहीं है। अगर इन दोनों का किसी भी दो टर्म का डिफरेंस अगर जीरो होता है तो वो क्वांटिटी सेम होती है। जैसे देखो 2 - 2 जीरो होता है, 6 - 6 जीरो होता है। तो किसी भी टर्म को जीरो होने के लिए इस क्वांटिटी सेम होना चाहिए, और यहाँ क्या है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो मतलब ये क्वांटिटी भी सेम नहीं है, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू जीरो, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स फंक्शन ये दे रखा है इन इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू 4 है। बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, x² - 4x - 3, ठीक है, और a इज इक्वल टू 1 दे रखा और b इज इक्वल टू 4 दे रखा। देखो तो ये बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है। बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, सो ये कॉन्टिन्यूअस है ऑन 1 से 4 एंड डिफरेंशिएबल, ये तो आप खुद लिख ही सकते हो ना, ऑन ओपन इंटरवल से 4 तक, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट सी सच दैट सी बिलोंग करेगा किससे, 1 से 4 में, कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन एट सी किसके इक्वल होगा, f4 - f1 बाई 4 - 1, ठीक है। अब देखो ये होगा, अब देखो डिफ्रेंसिएशन निकालो पहले, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे तो 2x - 4 हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू एट 4 क्या होगी, तो क्या होगी 4² - 4 × 4 माइनस का 3, तो 16 - 4 × 4 16 - 3, तो ये -3 आ गई, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू एट 1 कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू एट 1 f1 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3, 1 का स्क्वायर 1 -4 और -3, ये -4 और -3 1 - 7 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो पुट करो इसमें, यहाँ से अगर एफ डैश एक्स अगर ये है तो यहाँ से x की जगह c पुट करेंगे तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा 2c - 4, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 2c - 4 इज इक्वल टू f4 कितना है -3,
माइनस F1 कितना है माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। तो यहाँ से 2C माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो 2C माइनस 4 कितना आया -3 और प्लस 6 3/3, ये हो गया 1। ठीक है, तो 2C माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2C इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी कि 5 और C इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, 5/2 जो बिलोंग करेगा 1 से 4 के क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल में। 5/2 का मतलब क्या है, C हमारा कितना आया 5/2। अगर इसको पॉइंट में लिखें तो ये आ जाएगा 4.5 2.5। ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे 1 से लेके 4 से। 2.5 1 से लेके 4 में बिलोंग तो करेगा ही। ठीक है, तो ये आ गई C की वैल्यू। अब ये C 1 से 4 में बिलोंग कर रहा है तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी वेरीफाई होगी, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन ये दे रखा है इंटरवल ए बी वेयर ए और बी की वैल्यू ये है, C बिलोंग करेगा 1 से 3 पर, फॉर विच एफ डैश C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है हमें, सिंपल है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वैसे ही है। इसमें फंक्शन क्या दे रखा है f(x) x² माइनस 5x³ 5x² माइनस 3x। तो इससे f डैश x कितना हो जाएगा 3x² माइनस 5, ये 2 आगे आएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और माइनस 0, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन किया है हमने, तो ये आ गया 3x² माइनस 10x, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा 3x है ना, तो 3 आ जाएगा माइनस 3, ये क्या आ गया f डैश x आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू इंटरवल क्या दे रखा है 1 और 3 है, ए बी की जगह क्या है x किससे बिलोंग कर रहा है 1 से 3 पर। ठीक है, यहाँ से देखो फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू एट 1 पर कितनी होगी 1 की क्यूब माइनस 5 1² माइनस 3 इंटू 1, तो कितनी हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3 कितना आएगा 5 माइनस 3 माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8, तो 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फंक्शन की वैल्यू एट क्या है 3 पॉइंट है, तो 3 की क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या आएगा 3 का क्यूब 27 और 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 5 माइनस 45 और ये माइनस का 9, ये कितना आ जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 27। ठीक है, तो बाई मीन वैल्यू थ्योरम, बाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या है बाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी करेगा किसमें 1 से लेके 3 में सच दैट कि एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा f3 माइनस f1 3 माइनस 1, जो लास्ट पॉइंट है एंड पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट है वो। अब देखो f डैश सी क्या हो जाएगा f डैश x अगर ये है तो f डैश सी क्या हो जाएगा, अगर हम x की जगह c पुट करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे ये 3c² माइनस 10c माइनस 3। ठीक है, अब f3 की वैल्यू कितनी है f3 की वैल्यू है माइनस 27 माइनस f1 की वैल्यू क्या है माइनस का 7, ये 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लो, जो भी c की वैल्यू जाएंगी वो इसको मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। 3c² माइनस 10c माइनस 3 माइनस का 27 और माइनस माइनस प्लस का 7, ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 3c² माइनस 10c माइनस 3 माइनस का 27 और प्लस का 7 माइनस 10 और नीचे है 2, सॉरी माइनस का 20 और नीचे है 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 10। तो इसको माइनस 10 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 3c² माइनस 10c माइनस 3 और प्लस 10 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और ऐड करें तो 10 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हो गए, -3 और -7। मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, दो नंबर x और y मान लिया। मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, आई 21, और दोनों नंबर को ऐड करें तो कितना है, -10। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, -3 होगा और -7 होगा। -3 और -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और -3 -7 ऐड करेंगे तो -3 और -7 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। ये हो जाएगा 3c² माइनस का 3c और माइनस का 7c। 10c की जगह -3c और -7c लिख देंगे। ठीक है, प्लस में 7 है ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। 3c बाहर आएगा, अंदर बचेगा c -1। यहाँ से माइनस का 7 बाहर आएगा, अंदर बचेगा c -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3c माइनस 7 और 3 -1 इज इक्वल टू 0। या तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और c -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो नंबर की जब मल्टीप्लाई 0 हो, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0 हो, तो क्या हो सकता है, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो c की वैल्यू क्या आई, 3c इज इक्वल टू, यहाँ -7 इधर 7 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 7/3। और अगर ये 0 तो c इज इक्वल टू 1। ठीक है, c इज इक्वल टू 1। अब c बिलोंग किससे कर रहा है, 1 से लेके 3, यानी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 1 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है और 3 शामिल नहीं है, 1 और 3 के बीच में। अब c की वैल्यू ये 1 आ गई तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, c कांट बी 1 बिकॉज, क्यों, c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 से 3। सो c इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, c कितना हो जाएगा, 7/3। ये आएगा 2.9 कुछ। ठीक है, तो 2.9 1 और 3 के बीच में है ही, तो ये आ जाएगा हमारी c की वैल्यू। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी कब, जब c कोई भी ये वैल्यू आएगी। तो c की इस वैल्यू पर f' कितना होगा, 0 आएगा। c की इस वैल्यू पर यानी f'7/3 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द 3 फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में जो दे रखे हैं 3 फंक्शन, जिसके लिए हमने रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखी थी, उसके लिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखनी है। तो ये जो फंक्शन, ये फंक्शन क्या थे, ये फंक्शन और ये फंक्शन देखो एक बार। जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड थे उनमें तो क्या था, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं थे। ना ही तो ये कॉन्टिन्यूस थे, ना ही ये डिफरेंशिएबल थे, और ये भी ना कॉन्टिन्यूस था ना डिफरेंशिएबल था। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो चाहिए। जो रोल्स थ्योरम में जो थर्ड कंडीशन थी कि उसके एक्सट्रीम पॉइंट यानी एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम हो, ये कंडीशन नहीं चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम में। बाकी दो तो चाहिए ना, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाली। तो ये तो उन दो कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अब इस थर्ड पार्ट में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी था, लेकिन इसके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू f1 पर वैल्यू कितनी थी, 1 का स्क्वायर -1 यानी 0, और इसके 2 पर वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 -1 यानी कि 3 थी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सी पॉइंट ऐसा होगा जो बिलोंग करेगा किससे, 1 से 2 में, सच दैट कि f' इक्वल किसके आएगा, f2 माइनस f1 और 2 -1। ठीक है, तो यहाँ से f' तो f' x कितना होगा, f' यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x,
2x हो जाएगा। और अगर एफ डैश अगर x की जैसी पुट करेंगे तो 2c आ जाएगा। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 2 पर वैल्यू कितनी है 3, ये निकाली हमने। और f1 कितना है 0 है। और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू 3 - 0 3, और डिवाइडेड बाई 1 ये 3 रहेगा। तो c कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगी, बाकी इन दो में नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। तो इन दो को वैसे ही जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 करते टाइम दिखाया था ना, वैसे ही दिखा देंगे कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे हमने 2 में सोल्व किया था। इसलिए ये मीन वैल्यू थ्योरम को के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। ये अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। अब जो कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है तो इसकी इस पर 1 पर वैल्यू निकाल लेंगे और 2 पर वैल्यू निकाल लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और एफ डैश सी निकाल लेंगे। मीन वैल्यू के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी सी पॉइंट बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी f2 - f1 होगा। यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ठीक है। वैसे ही करने हैं बस। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।